Please subscribe our channel for latest update. This news is sponsored by Surya Hospital, Rajakatala. नमस्कार। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं मानती हूँ कि अगर मरीज़ और उसके फैमिलीज़ को बीमारी के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में कुछ चीज़ें पता हों तो पेशेंट और फैमिली उसके मैनेजमेंट में बेहतर रोल प्ले कर सकती है। इसी सीरीज़ के तहत आज मैं बात करूँगी EECP थेरेपी के बारे में। EECP मतलब एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बड़े कॉमनली कही जाती हैं, जैसे कि इस ट्रीटमेंट में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शंस नहीं लगेंगे और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। तो फिर ये ट्रीटमेंट क्यों ना लिया जाए, क्यों मरीज़ को बाईपास या एंजियोप्लास्टी की जाए। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि ये थेरेपी बेसिकली क्या चीज़ है, इससे कितना फ़ायदा होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए किन मरीज़ों को ये थेरेपी लेनी चाहिए और ये थेरेपी बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले हम इस बात पे आएंगे कि किन मरीज़ों को ये थेरेपी लेनी चाहिए, किन मरीज़ों के लिए ये थेरेपी साइंटिफिकली इंडिकेटेड है। जो मरीज़ जिनको बहुत लंबे टाइम से एंजाइना, हार्ट का पेन हो रहा है, जिनको मैक्सिमम हार्ट पेन की दवाइयाँ देने के बावजूद भी, एंजाइना की दवाइयाँ देने के बावजूद भी या तो आराम ना मिलता हो या फिर उन दवाइयों से मरीज़ को इंटॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे, उन मरीज़ों को बेसिकली ये थेरेपी लेना चाहिए। उनमें इन मरीज़ों के भी स्पेसिफिक इंडिकेशंस है, जैसे पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या बाईपास कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया है, लेकिन मरीज़ ने मना कर दिया, किसी भी कारण से वो नहीं चाहता, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो ये ट्रीटमेंट ले ले, लेकिन वो इस ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है, इसके लिए उसको प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट से असेसमेंट करा लेना चाहिए, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के भी अपने कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं और अपनी कुछ मिनिमम प्रॉब्लम्स होती हैं। जिन मरीज़ों को जब हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं, हम देखते हैं कि हार्ट की आर्टरीज़ या तो पूरी की पूरी आर्टरीज़ ही डिजीज़्ड है, और इस प्रकार से डिजीज़्ड हैं कि उनमें ना तो स्टेंट डाला जा सकता है, ना उनकी बाईपास हो सकती है। बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए भी उनको जगह नहीं है आर्टरीज़ में। इस प्रकार की आर्टरीज़ की बीमारी हमको जिन मरीज़ों में देखने को मिलती है, तो उनको हम दवाइयों पे रखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट पे उनको मैनेज करते हैं। ये मरीज़ अगर जब इन्हें दवाइयों से आराम ना लगे तो उनके लिए EECP वाला ट्रीटमेंट ऑप्शन एक इंडिकेटेड ऑप्शन है, साइंटिफिकली गाइडेड ऑप्शन है। उनको ये ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए और वो करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जिनको बाईपास तो हो सकती है, लेकिन उनके और बहुत सारी बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं कि सर्जरी का रिस्क लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा है, मे बी अनएक्सेप्टेबल रिस्क। सर्जरी के अगर हम ऐसे मरीज़ को सर्जरी के लिए भेजें, या फिर वो मरीज़ जिनका हमने एंजियोप्लास्टी कर दी है लेकिन बारी बारी उनको स्टेंट में या स्टेंट के आसपास बीमारी आती है और फिर इनको ना हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं ना बाईपास के लिए भेज सकते हैं, या फिर वो मरीज़ जिनके लिए बाईपास हो गई है पहले लेकिन बाईपास के ग्राफ्ट्स में भी बीमारी फिर से आ गई है। ये सब पेशेंट्स क्लियरली EECP थेरेपी के लिए पेशेंट्स होते हैं और इनको हम एडवाइस करते हैं। इस प्रकार के पेशेंट्स में EECP FDA द्वारा भी अप्रूव ट्रीटमेंट है और क्लास 2 भी इंडिकेशन इसको माना जाता है। इसमें ये इंडिकेशंस क्लियरली मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोग समझें, क्योंकि कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे जो एक सिंगल आर्टरी में बीमारी है मरीज़ को, उसको स्टेंट भी डाल दिया गया है, बाकी आर्टरीज़ में बीमारी भी नहीं है, मरीज़ को एंजाइना भी नहीं है। तो ऐसे मरीज़ों को भी जब ये कहा जाता है या ये सलाह कर्सरी तौर पे दे दी जाती है
कि अरे अभी एंजियोप्लास्टी की आपको क्या ज़रूरत थी, ये तो ECP से ही ठीक हो जाता। तो इस बारे में मैं चाहूँगी कि एक मरीज़ फैमिलीज़ लोग इस बारे में अवेयर हों कि ECP किस प्रकार के मरीज़ को होनी चाहिए। जिन लोगों को क्लियरली एंजियोप्लास्टी हो सकती है, बाईपास सर्जरी हो सकती है अगर उनको ज़रूरत है, या फिर उनके सिम्टम्स दवाइयों पे कंट्रोल रह सकते हैं, उनको इस थेरेपी के लिए अननेसेसरी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आएंगे कि ये थेरेपी क्या करती है मरीज़ के लिए। इस थेरेपी से मरीज़ के हार्ट को ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो हमारी बंद वाली आर्टरीज़ होती हैं, तो उन बंद वाली आर्टरीज़ के बीच में ये थेरेपी कोलेटरल्स डेवलप करने में हेल्प करती है और हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई बेहतर होती है। हार्ट के मसल्स को जब ब्लड सप्लाई बेहतर होती है तो मरीज़ के सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं और मरीज़ की चलने फिरने की क्षमता, मरीज़ की अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ करने की क्षमता पहले से बेहतर होती है। तो अधिकतर मरीजों को स्पेशली ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को सिम्टोमेटिक रिलीफ इस थेरेपी से ज़रूर मिलता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थेरेपी में क्या किया जाता है? इस थेरेपी में बेसिकली 3 सेट्स ऑफ कफ होते हैं जो पेशेंट के लेग्स में, काफ के अराउंड, और थाई में 2 सेट ऑफ कफ्स बांधे जाते हैं और इनको फुलाने के लिए और डिफ्लेट करने के लिए, मतलब फूलने के लिए और सिकुड़ने के लिए इनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो हार्ट की साइकिल से की जाती है, जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होते हैं। तो ये इसको कफ को फुलाते हैं और फिर कफ को ढीला छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया से ये जो दोनों एक्शंस होते हैं, ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और हार्ट रिलैक्स कर रहा है, उस एक्टिविटी के साथ इनको कोऑर्डिनेट किया जाता है और इस एक्टिविटी के द्वारा हार्ट को जो एक्सटर्नल प्रेशर ये थेरेपी मिलती है, इससे देती है, उससे कोलेटरल्स डेवलप होते हैं। ये थेरेपी नॉर्मली एवरी डे 1 घंटे के लिए दी जाती है और इसके जितने भी सेशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं। कई मरीजों की अगर हार्ट की पंपिंग कम है तो उनको कम सेशंस भी दिए जा सकते हैं। अगर मरीज़ की हार्ट की पंपिंग ठीक है, मरीज़ की अदरवाइज़ फंक्शनल कैपेसिटी अच्छी है, तो इसके जो कंप्लीट प्रॉपर सेटअप्स होते हैं वो भी दिए जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो 1 घंटा प्रतिदिन इस कफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को किया जाता है। 1 हफ्ते में 6 दिन तक किया जाता है और 6 हफ्ते तक की ये थेरेपी होती है। और इस थेरेपी को, इस पूरा कोर्स को ख़त्म करने के बाद अधिकतर मरीजों को कम से कम 2-3 साल तक सिम्टम्स में अच्छा रिलीफ मिलता है। उसके बाद में फिर अगर चाहे तो उन्हें रिपीट करें या जैसे भी। इसके अलावा जिन मरीजों की फंक्शनल कैपेसिटी थोड़ी कम है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं और जिनकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, उनको 6 days per week और 3 weeks भी दिया जा सकता है, या फिर ये जो इनके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइमिंग्स है उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सेशंस डिपेंडिंग ऑन पेशेंट इनको चेंज किया जा सकता है। तो ये ECP के बारे में मरीज़ों को क्लियरली समझना चाहिए कि कौन मरीज़ इससे बेनिफिट होगा और किस मरीज़ को ये करना चाहिए और किस मरीज़ को ये नहीं करना चाहिए। अगर मरीज़ को ये थेरेपी लेने का डिसाइड करना है तो इसके पहले उसको अपना कंप्लीट कार्डियोलॉजिकल असेसमेंट, उसका अपना रिस्क वो अच्छे से समझ लेना चाहिए। और ये थेरेपी हुई थी ऑलमोस्ट 1960 में स्टार्ट चाइना में, और उसके बाद में बाकी कंट्रीज़ में शुरू हुई और अभी इसको US FDA अप्रूवल मिल चुका है। तो ये ECP के बारे में अगर कोई क्वेश्चन, आई एम रेडी टू आंसर। थैंक यू सो मच।